अक्सर जब भारत की ताकत की बात होती है तो चर्चा मिसाइलों पर आकर रुक जाती है। रेंज कितनी है, स्पीड क्या है, कौन सी मिसाइल किस देश तक पहुंच सकती है। लेकिन असली कहानी वहां खत्म नहीं होती, वहां से शुरू होती है। हाल ही में स्वीडन से आई एक रिपोर्ट ने दुनिया का ध्यान भारत की उस क्षमता पर खींचा है जिस पर आमतौर पर कैमरे नहीं जाते और बयानबाजी भी नहीं होती। ये कोई मिसाइल नहीं है, ये उससे एक कदम पहले की ताकत है। सीधे शब्दों में कहें तो मिसाइल तभी खतरनाक बनती है जब उसके अंदर सही चीज भरी हो, और वही चीज है फिसाइल मटेरियल। यही वो बिंदु है जहां पर न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स बोलने से पहले रुक जाते हैं और देश बयान देने से बचते हैं, क्योंकि मिसाइल दिखाई देती है लेकिन फिसाइल कैपेसिटी किसी देश की असली हैसियत बता देती है। इसी वजह से इस शब्द का शोर कम होता है लेकिन असर बहुत गहरा होता है। अब तक यह विषय तकनीकी रिपोर्ट्स और बंद कमरों तक सीमित था, लेकिन स्वीडन की रिपोर्ट के बाद यह मुद्दा खुले में आ गया है और यहीं से भारत को लेकर दुनिया की चिंता बढ़नी शुरू हुई है। तो सवाल अब ये नहीं है कि भारत की मिसाइल कितनी दूर जाती है, सवाल ये है भारत के पास उस मिसाइल को क्या देने की क्षमता है, और यही समझने के लिए हमें फिसाइल को समझना होगा। अब आराम से आगे चलते हैं और साफ साफ समझते हैं आखिर ये फिसाइल है क्या और क्यों इसका नाम आते ही बड़ी ताकतें चुप हो जाती हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस एक सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए एक सेकंड होगा लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दरअसल दोस्तों, फिसाइल कोई भारी भरकम टेक्निकल शब्द भर नहीं है। ये वो चीज है जिस पर पूरा परमाणु खेल टिका होता है। सरल भाषा में समझिए, परमाणु हथियार कोई जादू से नहीं बनता, उसकी जान होती है फिसाइल मटेरियल। जब एक परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन टकराता है और वह नाभिक टूटता है तो जो ऊर्जा निकलती है वही किसी देश को न्यूक्लियर ताकत बनाती है। मतलब साफ है, फिसाइल नहीं तो न्यूक्लियर हथियार नहीं। अब असली ट्विस्ट यहां आता है। स्वीडन की जानी मानी संस्था सेप्री, जो बिना हल्ला मचाए ठंडे दिमाग से आंकड़े रखती है, उसने अपनी ताजा रिपोर्ट में भारत को लेकर कुछ ऐसा लिखा जिससे कई देशों की भौहें तन गईं। सेप्री ने सीधे सीधे कोई बयानबाजी नहीं की, बस नंबर रख दिए और वही नंबर बहुत कुछ कह गए। रिपोर्ट के मुताबिक भारत लगातार दूसरे साल पाकिस्तान से आगे निकल चुका है परमाणु हथियारों की गिनती में। यही वो पाकिस्तान है जो सालों तक दुनिया को बताता रहा कि उसके पास भारत से ज्यादा न्यूक्लियर ताकत है, लेकिन अब तस्वीर पलट चुकी है। सेप्री के आंकड़े कहते हैं पाकिस्तान के पास इस वक्त करीब 170 परमाणु हथियार हैं, जबकि भारत के पास लगभग 180। दिखने में फर्क सिर्फ 10 का है, लेकिन न्यूक्लियर दुनिया में यह फर्क बहुत भारी माना जाता है, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ संख्या की नहीं होती, ये बात होती है कंट्रोल, टेक्नोलॉजी और फिसाइल कैपेसिटी की। और यही वजह है कि इस रिपोर्ट के बाद शोर कम है लेकिन बेचैनी बहुत ज्यादा, क्योंकि जो देश फिसाइल पर पकड़ बना ले उसे रोकना मिसाइल से नहीं रणनीति से पड़ता है। लेकिन दोस्तों, असली बात अभी बाकी है। जो लोग सोच रहे हैं कि यह कहानी 180 बनाम 170 पर खत्म हो जाती है, वो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियर दुनिया में गिनती कभी भी सबसे बड़ा फैक्टर नहीं होती। असली सवाल होता है हथियार कितने स्मार्ट हैं, कितने सटीक हैं और जरूरत पड़ने पर कितना ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। यहीं पर भारत ने चुपचाप पूरा खेल पलट दिया है। बीते कुछ सालों में भारत ने एक साफ फैसला लिया, हमें ढेर सारे हथियार नहीं चाहिए, हमें बेहतर हथियार चाहिए। मतलब फोकस नंबर बढ़ाने पर नहीं, फोकस टेक्नोलॉजी को अगली पीढ़ी में ले जाने पर रहा। और इसका सबसे बड़ा सबूत है अग्नि 5। अग्नि 5 सिर्फ एक लंबी दूरी की मिसाइल नहीं है, ये एक चलता फिरता मैसेज है कि भारत अब पुराने दौर में नहीं खेल रहा। अग्नि 5 में लगाए जाने वाले नए न्यूक्लियर वॉरहेड पहले वाले हथियारों जैसे नहीं हैं। ये ज्यादा हल्के हैं, ज्यादा कंट्रोल्ड हैं और जरूरत पड़ने पर कहीं ज्यादा तबाही मचा सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो भारत अब न्यूक्लियर हथियार नहीं बना रहा, भारत न्यूक्लियर सिस्टम बना रहा है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ना जरूरी है। लोग सोचते हैं यूरेनियम मिल गया, बम बन गया। हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। यूरेनियम होना वैसा ही है जैसे किसी के पास पेट्रोल हो लेकिन इंजन बनाना ना आता हो। असली खेल शुरू होता है यूरेनियम को कितना शुद्ध किया, कैसे फिशन को कंट्रोल किया और किस लेवल की ब्यूस्टिंग और फ्यूजन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। यानी कच्चा माल नहीं, दिमाग और टेक्नोलॉजी तय करती है कि विस्फोट कितना बड़ा होगा। अब इसे एक सीधा उदाहरण समझिए। मान लीजिए 4 अलग अलग देशों के पास 4 किलो यूरेनियम है। वजन बराबर, मटेरियल बराबर, लेकिन नतीजा बराबर नहीं होगा। पुरानी तकनीक वाला देश उसी 4 किलो से 15 से 20 किलो टन की ताकत निकाल पाएगा, ठीक हिरोशिमा के आसपास। लेकिन अगर वही 4 किलो भारत की नई बूस्टेड डिजाइन में चला गया तो वही हथियार 50, 70 या यहां तक कि 100 किलो टन तक पहुंच सकता है। मतलब सामान वही, लेकिन असर कई गुना ज्यादा। यही वजह है कि न्यूक्लियर दुनिया में रूस और अमेरिका सालों से आगे रहे, क्योंकि उनके पास सिर्फ हथियार नहीं थे,
उनके पास एडवांस फिसाइल इकोसिस्टम था। लेकिन दोस्तों, अब तस्वीर सच में बदल चुकी है। भारत अब उस कतार में खड़ा देश नहीं रहा जो बस दूसरों को देख देख कर अपनी गिनती करता था। आज हालात ये हैं कि भारत पीछा नहीं कर रहा, बल्कि अपनी अलग लाइन बना रहा है। पाकिस्तान से आगे निकलना अब कोई बड़ी खबर नहीं रही। असल बात यह है कि भारत धीरे धीरे उस लेवल पर पहुंच रहा है जहां मुकाबला चीन जैसे देशों से माना जाने लगा है। और इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं कि हमारे पास ज्यादा हथियार हैं। इसका मतलब है कि हमारे हथियार ज्यादा स्मार्ट हैं, ज्यादा कंट्रोल्ड हैं और जरूरत पड़ने पर ज्यादा घातक साबित हो सकते हैं। भारत अब पुराने जमाने के भारी भरकम न्यूक्लियर बम वाले दौर से निकल चुका है। अब खेल चल रहा है बूस्टेड फिशन और थर्मोन्यूक्लियर डिजाइन का, यानी कम वजन, ज्यादा असर, ज्यादा सटीकता। अब आते हैं इस कहानी के सबसे नाजुक मोड़ पर, वो मोड़ जहां कागज पर लिखी नीतियां और जमीन की हकीकत आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। इसे कहते हैं प्रीएम्प्टिव लॉजिक, यानी खतरा सिर पर आने का इंतजार नहीं, खतरे को पहले ही खत्म करने की सोच। पूर्व भारतीय अधिकारियों और रक्षा विश्लेषकों के इशारे साफ हैं। अगर कभी यह पक्का संकेत मिला कि पाकिस्तान की तरफ से कोई टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला बस कुछ ही कदम दूर है, तो भारत आंख बंद करके पहला झटका खाने नहीं बैठेगा। सीधी भाषा में कहें तो पहले मार खाओ वाली सोच अब पुरानी हो चुकी है। यहीं पर एक बेहद पतली और खतरनाक रेखा खिंच जाती है। एक तरफ है भारत की नो फर्स्ट यूज नीति और दूसरी तरफ है देश को बचाने की मजबूरी। कागज पर फर्क साफ दिखता है, लेकिन असल हालात में यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा कदम हमला कहलाएगा और कौन सा आत्मरक्षा। अगर खतरा दरवाजे तक आ चुका हो तो कोई भी देश दरवाजा टूटने का इंतजार नहीं करता, और यही सोच परमाणु रणनीति को सबसे ज्यादा अनिश्चित बना देती है। इसीलिए आज दक्षिण एशिया में न्यूक्लियर बैलेंस सिर्फ हथियारों की संख्या पर नहीं, बल्कि फैसला लेने की स्पीड और इरादों पर टिका है। अब बात करते हैं उस ताकत की जो पर्दे के पीछे ये सब संभव बना रही है। भारत के दो ऐसे ठिकाने हैं जिनका नाम सामने कम आता है, लेकिन असर बहुत बड़ा है। पहला, मैसूर के पास रत्तहाली का आरएमपी संयंत्र। ये वो जगह है जहां हजारों सेंट्रीफ्यूज दिन रात यूरेनियम को उस लेवल तक शुद्ध करते हैं जहां से असली ताकत निकलती है। दूसरा, कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बन रहा विशाल परमाणु परिसर। रक्षा जानकार मानते हैं कि यह केंद्र आने वाले समय में भारत को परमाणु उत्पादन के मामले में सीधे चीन की बराबरी पर ला सकता है। और अब बात करते हैं मैदान की सच्चाई की। 2026 की शुरुआत होते होते स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने साफ कर दिया है, अग्नि 5 अब पूरी तरह ऑपरेशनल है। यानी यह सिर्फ टेस्ट की चीज नहीं रही, यह अब असली गेम का हिस्सा है। उसके साथ BM-4 हाइपरसोनिक मिसाइल, समंदर के नीचे से वॉर करने वाली के 6 और अग्नि 5 का MIRV टेस्ट, एक मिसाइल कई टारगेट। इन सब ने मिलकर भारत की न्यूक्लियर ट्रायड जमीन, हवा और समुद्र तीनों मोर्चों पर लगभग अभेद्य बना दी है। अब दुश्मन सिर्फ रेंज देखकर नहीं डरते, डर उस चीज से लगता है जो मिसाइल के अंदर छिपी होती है, एडवांस फिसाइल टेक्नोलॉजी। और आने वाला समय और भी बड़ा संकेत दे रहा है। खबरों के मुताबिक 2026 में करीब 19 नए युद्धपोत भारतीय नौसेना में शामिल हो सकते हैं, जिनमें न्यूक्लियर सबमरीन भी होंगे। मतलब साफ है, भारत की परमाणु ताकत अब सिर्फ जमीन और आसमान तक सीमित नहीं, समंदर की गहराइयों में भी मजबूती से मौजूद रहेगी। अब सवाल आपसे है दोस्तों, क्या भारत को अब सिर्फ इंतजार करने वाली नीति पर टिके रहना चाहिए, या फिर खतरा सामने दिखते ही उसे खत्म करने की सोच अपनानी चाहिए? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।